जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमने एक ना एक बार वॉरेन बफे का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि वो अभी तक के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टरों में से एक हैं। और हमारे मन में बहुत बार ऐसा विचार भी आता होगा कि आखिर वॉरेन बफे स्टॉक पिक करते कैसे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं ये नहीं बताने वाला कि अब बस अंडर वैल्यू स्टॉक पिक कर लीजिए या मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉरेन बफे एक बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं और वो उसमें क्या चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या चीज ध्यान में रखते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वॉरेन बफे एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक समरी, जिसे लिखा है मैरी बफे ने और डेविड क्लार्क ने। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज, जहां मिलती है आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़ी बुक समरीज और वीडियोस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो आपको उस कंपनी की परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी कोई इंसान तो है नहीं कि आप उससे कल जाकर मिल आए, उसका नेचर देख लिया और हो गया एनालाइज। एक कंपनी की परफॉर्मेंस देखने से पहले इन्वेस्ट करना एक जुआ खेलने के बराबर है, जिसमें अगर आप लकी हुए तो फिर आपका स्टॉक अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा जाएगा, अगर नहीं तो फिर पैसा डूब गया। तो बात सिंपल है कि अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। लेसन नंबर 1 है बेट ऑन कंसिस्टेंसी। वॉरेन बफे एक ही बात कहते हैं कि उस कंपनी को खरीदो जिसे कभी बेचना ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको दो कंपनी में से किसी एक पे पैसा लगाना हो तो आप किस पे लगाएंगे? पहली कंपनी है कोका कोला, जो पिछले 120 सालों से मार्केट में पॉपुलर है। हर पार्टी में आपको ये जरूर मिलेगी, चाहे कोई बच्चे का बर्थडे हो या फिर किसी की शादी हो। और दूसरी कंपनी है स्नैपचैट, जो लगभग 6 से 7 साल से ट्रेंड में है। तो आप ये तो जानते हैं कि सोशल मीडिया के एप्स के ट्रेंड कितनी जल्दी बदलते हैं। पहले फेसबुक था, फिर लोग इंस्टाग्राम पे आए, फिर स्नैपचैट पे आए, फिर टिकटॉक पे, और ऐसे इनकी पॉपुलैरिटी कम और ज्यादा होती रहती है। तो इस सवाल का जवाब सिंपल है कि आप कोका कोला में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर यही सवाल आप वॉरेन बफे से पूछेंगे तो वो भी कोका कोला को ही चुनेंगे। और आप जानते होंगे कि उनकी पोर्टफोलियो में कोका कोला का स्टॉक है। आपको उस कंपनी को चुनना है जो कि कंसिस्टेंट हो। ये 3 एरियाज हैं जिसमें कंपनी को कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंपनी का डेट कंसिस्टेंटली कम होना चाहिए। दूसरा है सेल्स और ग्रोथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वो भी कंसिस्टेंटली। और तीसरा है एक अच्छी कंपनी वही है जो कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दे। कॉस्ट कटिंग जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट में कटिंग, मार्केटिंग कॉस्ट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में और इन्वेंट्री कॉस्ट में। जब एक कंपनी कॉस्ट कटिंग में कंसिस्टेंट होती है तो उसके प्रॉफिट को अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यही चीज समझने के लिए। जॉर्ज नाम का एक लड़का था, उसने एक बेकरी खोली। तो पहले महीने उसकी कॉस्ट कुछ इस प्रकार है। पहले महीने जो किराया था शॉप का वो है 8,000। केक का जो रॉ मटेरियल है केक बनाने के लिए जो भी यूज होता है वो लगभग 5,000 का। मार्केटिंग जो उसने बोर्ड लगाए हैं या फिर उसने बैनर छपवाए हैं वो 2,500 के। इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब दुकान खोलने से पहले उसने कुछ केक बना के रखने पड़ेंगे तो वो लगभग उसकी कॉस्ट है 3,000। एक केक का प्राइस है मान लेते हैं 350 और एक महीने में वो सिर्फ 100 केक ही बेच पाता है। तो उसका जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 350 into 100 इज इक्वल टू 35,000। अगर मैं इसमें प्रॉफिट की बात करूं तो सबसे पहले आपको जो 35,000 है प्लस जो एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट 8,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000, ये हुआ 18,500। जो रेवेन्यू है उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं तो हमारा बना 16,500। अब मान लेते हैं कि वो 5 महीने तक दुकान में काम कर रहा है। अब उसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, तो उसने जो केक का रॉ मटेरियल जो वो पहले दूर मार्केट से लेके आता था, अब वो पास के ही दुकान से जान पहचान बना के उसने वहां से लेने लग गया। तो उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 5,000 से 3,500 की हो गई है। अब उसे जब 5 महीने हो चुके हैं काम करते करते तो लोग उसे जानने लगे हैं, तो मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो गई है। तो जो पहले उसने बैनर्स 2,500 के छपवा रखे थे अब वो उसका खर्चा लगभग 800 है। इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करें तो पहले उसे नहीं पता था कि एक दिन में कितने केक बिकेंगे, लेकिन अब उसको आइडिया है तो वो 3,000 से घट के 1,200 हो गई। केक का प्राइस अब उसकी थोड़ी लोकप्रियता बढ़ गई है तो उसने 350 से 400 कर लिया। लेकिन अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो केक सोल्ड है एक महीने में वो अभी भी 100 ही है। तो 400 into 100 हो जाता है 40,000। और अगर मैं एक्सपेंसेस में से कम कर लूं, रेंट फिक्स है 8,000, बाकी एक्सपेंसेस हो गए 3,500, 800, 1,200, ये हो गए टोटल 13,500। टोटल एक्सपेंसेस हो गए 13,500। अगर हम 40,000 में से 13,500 हटा दूं तो बचते हैं 26,500। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग में कंसिस्टेंट रहे तो उसके प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाते हैं। TCS एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है क्योंकि ये पिछले 55 साल से मार्केट में है और इस दौरान इन्होंने 3 एरियाज में कॉस्ट कटिंग भी की है। अपनी सेल्स
भी बढ़ाई है। और अगर आपने किसी कंपनी को बाय किया है और आपका होल्डिंग पीरियड हमेशा का है तो आपका पैसा कंपाउंड भी करता है। 2004 में TCS का IPO आया था, वो तब उसके प्राइस था 850 रुपीज 850 और आज इसका प्राइस लगभग 4000 है। अब आप समझ गए होंगे कि उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, उसके प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ने चाहिए और इम्पोर्टेंटली कि उसके जो कॉस्ट कटिंग है वो भी कंसिस्टेंटली कम होने चाहिए। अब हम देखते हैं वो स्टेप जिनसे वॉरेन बफे अपने लिए वो कंपनी चुनते हैं जो उन्हें सुपर रिच बना सकता है। लेसन नंबर 2 है व्हाट वॉरेन बफे लुक इन अ इनकम स्टेटमेंट। अपने स्टॉक ढूंढने के सफर की शुरुआत वॉरेन करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। वो बिजनेस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले वो जिन कंपनी के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और अगर इन कंपनी को वो अच्छे प्राइस पर खरीदने में कामयाब हो गए तो ये कंपनी उन्हें सुपर रिच बना देगा, जिसके लिए उन्हें बस उसे होल्ड करना है। और दूसरे बिजनेसेस वो हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे छूट गए हैं और वो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट में कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है कि कितना पैसा कंपनी में आया। जैसे कि अगर हम जूते बनाते हैं तो हमने जूते बनाए और साल में लगभग हमने $120 मिलियन के जूते बेच दिए, तो $120 मिलियन हो गया हमारा रेवेन्यू। पर ये प्रॉफिट नहीं होता, इसके लिए हमें रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता है कि उस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए हमने कितना पैसा लगाया। जैसे कि फर्नीचर कंपनी में एग्जांपल देखते हैं। फर्नीचर कंपनी में सबसे पहले तो कंपनी की इन्वेंट्री में जो फर्नीचर होंगे पहले साल में उनकी कॉस्ट और उस इन्वेंट्री को पूरे साल होल्ड करने की कॉस्ट को उसमें ऐड कर दीजिए और फिर उसमें से उन फर्नीचर की कॉस्ट जो साल के एंड में इन्वेंट्री तक रह गई उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर कंपनी ने $10 मिलियन से स्टार्ट किया है और $2 मिलियन के फर्नीचर खरीदे हैं और साल के एंड तक जो इन्वेंट्री पड़ी है उसकी वैल्यू है $7 मिलियन, तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड हुई $5 मिलियन। इस फैक्टर से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता नहीं चलता, इसलिए वॉरेन बफे देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा फैक्टर है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम कंपनी को टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यही वो फैक्टर है जिसे वॉरेन बफे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज वो होंगी जिनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, कंसिस्टेंटली हाई होगा। जैसे कि कोको कोला का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 60% है, मूडीज कंपनी का 73% है और द बर्लिंगटन नॉर्थर्न सेंटा फे रेलवे का 61% और रिगले कंपनी का 51%। ये वही कंपनी है जो वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में है। कुछ कंपनीज जिनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेकार है जैसे कि यूनाइटेड एयरलाइंस जिनका सिर्फ 14% है, जनरल मोटर्स 21% है और यूएस स्टील सिर्फ 17% है। इसलिए जब किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करे तो इस फैक्टर को इंपॉर्टेंस जरूर दीजिए। जनरली जिन कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसे अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। चौथा फैक्टर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आता है कंपनी के रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केट में प्रोडक्ट सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, रीस्ट्रक्चरिंग और इम्पेयरमेंट की कॉस्ट। जब इन कॉस्ट को हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर लॉस। पांचवा फैक्टर है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसे हम SGA भी कहते हैं। इसके अंदर आते हैं मैनेजमेंट की सैलरी, ट्रैवल कॉस्ट, लीगल फीस, कमीशंस, पेरोल कॉस्ट। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो कंपनीज अच्छी हैं जिनका SGA एक्सपेंस कम से कम 30% से तो नीचे ही होना चाहिए। जैसे इंटेल कंपनी का SGA एक्सपेंस टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है जो कि उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन उनका रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसमें वो एवरेज के पास आ जाते हैं। इसके अलावा अगर नेट अर्निंग पास्ट में 20% से ज्यादा है टोटल रेवेन्यू के तो वॉरेन बफे उसे एक अच्छी कंपनी कंसिडर करते हैं। लेसन नंबर 3 है द बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट देखने के बाद वॉरेन बफे सीधा आते हैं बैलेंस शीट पर, ये जानने की कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। बैलेंस शीट आपको बताता है कि कंपनी के पास कैश कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, कंपनी के ने बैंक को, वेंडर्स को और बॉन्ड होल्डर को कितना पैसा देना है। बैलेंस शीट के भी कुछ फैक्टर हैं। सबसे पहला आता है करंट एसेट साइकिल। ये होते हैं एक बिजनेस के वर्किंग एसेट, क्योंकि ये होता है कैश जिसे हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, वो इन्वेंट्री हम वेंडर को बेचते हैं, तब वो अकाउंट्स में रिसीवेबल बनता है और वो होता है कैश में। ये साइकिल है जिससे एक बिजनेस पैसा कमाता है। इसके एलिमेंट से वॉरेन बफे एनालाइज करते हैं कि बिजनेस कितना ड्यूरेबल है। दूसरा फैक्टर है कैश एंड इक्विवेलेंट। बैलेंस शीट में एसेट देखते वक्त वॉरेन बफे ये देखना पसंद करते हैं कि इस कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, क्योंकि अगर कैश ज्यादा होगा इसका मतलब कंपनी अच्छा कैश जनरेट कर रही है। तो वॉरेन बफे के दिमाग में घंटी बजती है कि ये तो अच्छी चीज है। जनरली एक कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं कैश इकट्ठा करने के। सबसे पहला
वाला कि वो जो नए बॉन्ड्स या इक्विटी बेचती है पब्लिक को, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बेचती है या एसेट बेचती है। और तीसरा होता है कि उनके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो कि कंपनी के खर्चे से ज्यादा कैश जनरेट कर रहा है। तीसरा फैक्टर है बैलेंस शीट का इन्वेंटरी। इन्वेंटरी होती है कंपनीज के प्रोडक्ट जो वेयर हाउस में स्टोर होती है। वेंडर्स को जब तक बेचा नहीं जाता तब तक वो वेयर हाउस में ही पड़ी रहती हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर इन्वेंट्री टाइम पर नहीं बिकी तो वो खराब हो सकती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको कंपनी ढूंढनी है तो किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि इन्वेंट्री समय के साथ खराब तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसका कॉस्ट भी कंपनी ही को ही पे करना पड़ेगा। चौथा फैक्टर है नेट रिसीवेबल। जब एक कंपनी किसी वेंडर को सामान बेचती है तो वेंडर जनरली मंथ एंड में पेमेंट करते हैं, 30 दिन बाद जनरली, या फिर एडवांस पेमेंट करते हैं। तो वो कैश जिसकी सेल्स हो चुकी है और पेमेंट आनी बाकी है वो होती है रिसीवेबल। और मान लेते हैं कुछ वेंडर पैसे ही नहीं दे पाए तो वो आता है बैड डेट में। तो रिसीवेबल माइनस बैड डेट बनता है आपका नेट रिसीवेबल। अगर किसी कंपनी का नेट रिसीवेबल अच्छा है तो आप स्टैंड अलोन बेसिस पे कह सकते हैं कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और पांचवा फैक्टर है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक कंपनी की प्रॉपर्टी जिसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आता है, मैनेजमेंट ऑफिस आता है, वेयर हाउस आता है, ये सब कंपनी के एसेट्स में लिखा जाता है। पर वॉरेन बफे कहते हैं कि कंप्लीटली एसेट्स नहीं होते, क्योंकि वो डेप्रिशिएट भी होते हैं। क्योंकि जब कंपनी कम्पीट करती है और उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो टाइम के साथ डेप्रिशिएट करती है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को वो इम्पैक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए रिगले कंपनी के पास $1.4 बिलियन के प्लांट और इक्विपमेंट है और $1 बिलियन का डेट है, और वो लगभग हर साल $500 मिलियन कमाती है। इसके अपोजिट में जनरल मोटर कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत है $56 बिलियन और $40 बिलियन लगभग उनके पास डेट है, और वो पिछले 2 साल से लगभग लॉस ही कर रही है। तो इसलिए वॉरेन मानते हैं कि प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट अगर कम भी हो तो ये कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो डेप्रिशिएट करती है। लेसन नंबर 4 है व्हाट वॉरेन बफे लुक्स इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट की तरह होती है और कंपनी के अकाउंटेंट हर 3 महीने में इसे बनाते हैं। कैश कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। कैश मेथड जिसमें हम स्टेटमेंट में कैश तब दिखाते हैं जब प्रोडक्ट बेचकर आपके पास कैश हाथ में आ जाता है, लेकिन कुछ कैश पेमेंट सेल्स की कुछ पीरियड बाद होती है। तो अकाउंटेंट ने कैश मेथड को छोड़ के अक्रूवल मेथड को यूज करना शुरू कर दिया, जिसमें ऐसा होता है कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट बेच दिया हम उसमें कैश दिखा देते हैं, भले ही वो पेमेंट अगले महीने आए या 6 महीने बाद। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 सेक्शन होते हैं। पहला कैश फ्लो जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है। ये स्टार्ट होता है नेट इनकम से और इसमें डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन ऐड कर दी जाती है। हालांकि ये दोनों कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास आता है टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा सेक्शन होता है कैश फ्लो जो कंपनी इन्वेस्टिंग ऑपरेशन से आता है। ये हमेशा नेगेटिव में ही होता है। इसे निकाला जाता है टोटल कैश जो हमने कुछ खरीद कर या बेच कर कमाया होता है और वो कैश जो खर्चा हुआ है उन दोनों को ऐड करके। अगर ज्यादा कैश खर्चा हुआ है और कम कैश आया है तो ये हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। तीसरा होता है कैश फ्लो जो कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से होता है। इसमें आते हैं डिविडेंड्स और स्टॉक की बाइंग या सेलिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कंपनी में एक्चुअल में कैश कितना आया और कितना गया। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी के नेट इनकम का लो परसेंटेज में होना चाहिए। जितना कम परसेंटेज होगा उतना ही अच्छा है। अगर ये 25% से नीचे है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप 50% तक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो प्रॉफिट ही रहेगा। अगर हम वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट में से एप्पल को देखें तो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% है और उनके कॉम्पिटिटर जैसे कि सैमसंग उसका 66% है। एक और चीज होती है जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखनी चाहिए कि जब कंपनी के पास अर्निंग आती है तो एक अच्छी कंपनी उसे डिविडेंड के तौर पर इन्वेस्टर को पे कर देती है, जिससे कंपनी की गुडविल बढ़ती है और जो नेट इनकम होता है उससे कंपनी को अपना डेट कम करना चाहिए। लेसन नंबर 5 है हाउ वॉरेन डिसाइड टू बाय कंपनी। 1980 में वॉरेन बफे ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को ये बताया कि कैसे जो कंपनीज जिनके पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उनके ग्रोथ को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो ग्रोथ बाद में शेयर या बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इंटरेस्ट या कूपन देती है। वॉरेन बफे हर कंपनी के प्री टैक्स अर्निंग को देखते हैं और ये डिविडेंड नहीं है। बिजनेस के प्री टैक्स को देखकर वो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि ये कंपनी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के रिलेटिव में क्या ये प्राइस अच्छा है या नहीं। जब कंपनी के शेयर्स बॉन्ड या इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं तो वो कंपनी जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनकी अर्निंग होती रहती है और अर्निंग में इंक्रीज के बाद स्टॉक मार्केट में वो जो कंपनी के शेयर्स हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। 1988 में मूडीज कंपनी का आफ्टर टैक्स अर्निंग था $0.41 पर शेयर और 2007 तक वो हो गया $2.28 पर शेयर। वॉरेन ने मूडीज कंपनी के इक्विटी बॉन्ड्स के लिए $10 पर शेयर के हिसाब से खरीदे और आज वो 24% आफ्टर टैक्स कमाते हैं और 38% प्री टैक्स। कहने का मतलब है प्री टैक्स अर्निंग को इंपॉर्टेंस देने से अच्छे स्टॉक सेलेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं
कि स्टॉक को बेचना कब है। हालांकि वॉरेन तो मानते हैं कि कभी भी आपको स्टॉक्स को नहीं बेचना है, क्योंकि आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो फॉर एवर के लिए है। लेकिन कुछ सिनेरियो है जिनमें आपको स्टॉक बेच देना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला है जब आपको कैपिटल की जरूरत हो अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लो आपके पास कोई कंपनी है जो कि अच्छा रिटर्न पहले से ही दे रही है, लेकिन इसी बीच आपकी नजर में एक अच्छा स्टॉक आता है और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको अपना रिटर्न बुक करना है और उस नए स्टॉक में पैसा लगा देना है। दूसरा सिनेरियो है जिसमें आपको कंपनी के स्टॉक बेच देने चाहिए, वो तब जब कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाए। जैसे कि अगर कोको कोला के प्रोडक्ट मान लो कल से लोगों की पसंद से हट जाए और लोग किसी और ड्रिंक को कंज्यूम करने लग जाएं, तो उस टाइम पर आपको उस कंपनी का स्टॉक बेच देना चाहिए। पर आपको बस रिजल्ट एक दिन में नहीं देखना, आपको एटलीस्ट एक क्वार्टर का रिजल्ट देखना होता है, तभी आप कुछ डिसाइड कर पाते हैं। और तीसरा सिनेरियो है जब कोई क्रेजी बुल मार्केट हो। जब बुल मार्केट होता है तो कोई भी स्टॉक आप खरीद लो वो भागता ही रहेगा और आप सोचेंगे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन इस बुक के ऑथर कहते हैं कि जब स्टॉक का पी रेशो 40 से ऊपर हो जाए तो आपको उसे बेच देना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने देखा वॉरेन बफे एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि मैंने कोशिश की है कि हर चीज को डिटेल में बताई जाए, पर फिर भी पूरी बुक तो नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिए। तो लेसन नंबर 1 में एक समरी के तौर पर हम देख लेते हैं कि हमने ये देखा था कि उस कंपनी पे पैसा लगाना चाहिए जो कि कंसिस्टेंट हो, जिसकी ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी कॉस्ट कटिंग हो उसमें वो कंसिस्टेंटली फोकस करे। दूसरे लेसन में हमने ये देखा था कि वॉरेन बफे इनकम स्टेटमेंट में क्या देखते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उसमें ड्यूरेबल एडवांटेज है या नहीं है, जिसके लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी थी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। लेसन नंबर 3 में बैलेंस शीट के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने ये देखा था कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, और इसका जो निष्कर्ष वो ये निकला था कि वॉरेन बफे ये भी मानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट कम हो कंपनी के पास तो वो कभी कभी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। और लेसन नंबर 4 में हमने ये देखा था कि वॉरेन बफे कैश फ्लो में क्या देखते हैं। इस लेसन में हमने ये देखा था कि कैश फ्लो में सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि नेट इनकम का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा 25% से कम होना चाहिए, लेकिन 50% तक आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लेसन नंबर 5 में हमने ये देखा था कि वॉरेन बफे सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं सबसे पहले वो प्री टैक्स अर्निंग पे करते हैं, जिसके कारण वो ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आई होप कि आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे।